बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन नाज़रीन, मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में क्लास नंबर 146 यानी 146 में फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के हवाले से हाजिर हूँ। और आज हम फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के सेक्शन 17A और सेक्शन 17B पढ़ेंगे। चूँकि ये तीनों सेक्शन एक दूसरे से रेलेवेंट है और एक ही सेक्शन और क्लास या पोर्शन है, तो इस हवाले से ये तीनों हम एक साथ आज पढ़ेंगे। तो चलते हैं, हम सबसे पहले समझते हैं कि सेक्शन 17 फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 क्या कहता है। तो चलते पढ़ते हैं। सेक्शन 17 कहता है, प्रोविजंस ऑफ एविडेंस एक्ट एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नॉट अप्लाई। देखिए, हम जितने भी लॉ ट्रायल करते हैं तो उसमें जो खुसूसी तौर पे एविडेंस एक्ट या कानूनी शहादत है वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन सेक्शन 17 फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 कहता है कि प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट और सिविल कोड का जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब पूरा सेक्शन पढ़ते हैं इसका। सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय और अंडर दिस एक्ट द प्रोविजन ऑफ द कानूनी शहादत 1984 and the Code of Civil Procedure 1908 except section 10 and 11 shall not apply to proceeding before any family court and respect of part of schedule। और इसका सब सेक्शन 2 है, section 8 to 11 of the Oath Act 1872 shall apply to all proceeding before the family court। लेकिन सेक्शन 8 से लेकर 11 तक ओथ एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होंगे। जो ओथ लेते हैं तो वो जो 8 से 11 है वो इस पे एप्लीकेबल होगा। जिस तरह कोई आता है, बयान देता है, ओथ लेता है, तो 8 से 11 जो सेक्शन वो एप्लीकेबल हो गए। ये अहम चीज़ है कि जो कानूनी शहादत है, एविडेंस एक्ट और सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो कानून फैमिली कोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं है। इसकी बुनियादी वजह क्या है, क्यों एप्लीकेबल नहीं है? जब हम ये पढ़ते हैं, provision of civil procedure code having been excluded by section 17 of West Pakistan Family Court Act 1964 to proceed under it, such provision are not stricto sensu applicable to proceed before family court। इसके लिए आप अथॉरिटी भी पढ़ सकते हैं। ये है PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 221 2021 221, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये अथॉरिटी भी इस पे मौजूद है। ये एक्सप्लेन करता है कि ये क्यों एप्लीकेबल नहीं है। ये जो है इसके साथ ये अथॉरिटी पढ़ेंगे तो बहुत एलोबोरेटली आपको बताएंगे कि ये क्यों जो है सेक्शन 17 एप्लीकेबल नहीं है। वजह यह है कि चूँकि ये इसी तरीके से ट्रायल नहीं होता जैसे और सिविल प्रोसीजर होते हैं या ट्रायल होते हैं, चूँकि ये एक्सपीडी पर्पज़ है इसका, तो इस हवाले से वो एप्लीकेबल नहीं है। अब जो है हम 17A की तरफ चलते हैं। और जो 17A है ये इंटरम मेंटेनेंस, जो अबूरी खर्चा केस के दौरान जो बच्चों को मिलता है वो सेक्शन 17A डील करता है। और ये फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के इब्तिदाई सेक्शनों में नहीं था। जिस तरह सेक्शन 17 अवेलेबल था, 17A अवेलेबल नहीं था। तो ये जो है ये 1/10/2002 को ये अमेंडमेंट के ज़रिए इंसर्ट किया गया है। ये जहन में रख लेना कि 17A जो है ये 10/1/2002 को इंसर्ट किया गया है, अमेंड किया गया है। और इसका मकसद क्या है और ये पहले कहता क्या है, चलते कि हम 17A पढ़ें और फिर इसका पर्पस जो मकसद है वो भी हम समझें। तो चलते हम 17A पढ़ते हैं। इंटरिम ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस एट एनी स्टेज, यानी किसी भी स्टेज पर और प्रोसीडिंग इन द सूट फॉर मेंटेनेंस द फैमिली कोर्ट में पास एन इंटरिम ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस वेयर अंडर द पेमेंट शैल बी मेड
by the 14th of each month, failing which the court may strike off the defense of the defendant and decree the suit. ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि ट्रायल के दौरान किसी भी स्टेज पे जो मेंटेनेंस का सूट होगा वो फैमिली कोर्ट जो है वो एक इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है और उसमें जो है वेयर अंडर द पेमेंट शैल बी मेड, और ये जो पेमेंट है ये हर महीने के 14 तारीख 14 को जो है वो दिया जाएगा बच्चों को, और अगर वो फेल होता है तो उसकी डिफेंस जो है वो स्ट्रक ऑफ हो जाएगी और डिक्री उसके खिलाफ हो जाएगी और बच्चों के हक में हो जाएगी। ये ज़हन में रख लें। ये जो है 17A कहलाता है और इसके बाकायदा फैमिली जब हम मेंटेनेंस का कोई सूट फाइल करते हैं तो हम 17A का अलग एप्लीकेशन देते हैं इंटरिम मेंटेनेंस का, ताकि वो केस तो चलता रहेगा और मेंटेनेंस जो है वो बच्चों को शुरू हो जाए। ये पहले नहीं था, मैंने पहले बताया कि ये 10/1/2002 को जो है अमेंडमेंट की सूरत में ये सेक्शन इंसर्ट किया गया है। अब इसके पीछे पर्पस क्या है? तो ये है पर्पस बिहाइंड सेक्शन 17A of the West Family Court Act 1964 was to ensure that during pendency of proceeding before the family court, financial constraints faced by minor were ameliorated. ये आप अथॉरिटी भी है इस पे, और ये है 2013 YLR 965। ये पूरा पर्पस को अगर आप ये अथॉरिटी पढ़ लें, ये केस लॉ पढ़ लें, 2013 YLR पेज 965, तो ये पूरा पर्पस भी आपके समझ में आ जाएगा। और साथ साथ लेजिस्लेचर हैविंग स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड द फाइलिंग ऑफ अपील अगेंस्ट एन इंटरिम ऑर्डर, और इस इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट अपील भी कोई नहीं होगी, ये भी ज़हन में रख लेना। इसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होती 17A के अगेंस्ट। Allowing constitutional petition would tantamount to defeating and diverting the intent of legislature. आप constitutional petition वो तो आप कहते हैं when there is no law, तो आप कहते हैं कि जो भी होगा when there is no relief in any law there is relief in the constitution। तो ये भी है अथॉरिटी 2013 YLR पेज 1839, ये पढ़ेंगे तो ये भी इसमें यही है कि अपील भी नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन टेंटामाउंट है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो फिर फैमिली कोर्ट डिक्रीड मेंटेनेंस अलाउंस टू माइनर स्ट्राइकिंग ऑफ डिफेंस ऑफ फादर इन वेक ऑफ हिज फेलियर टू प्रोवाइड इंटरिम मेंटेनेंस अलाउंस। Record revealed that family court proceed to strike off right defense and suit of plaintiff to the extent of maintenance allowance was decreased under 17A of the Family Court Act। ठीक है, इसके लिए जो है पूरा डिटेल से आप एक और अथॉरिटी 2017 YLR 802 ये इंटरिम मेंटेनेंस पे आप पढ़ सकते हैं। 2017 YLR पेज 802 802 ये भी आप पढ़ेंगे तो डिटेल से आप 17A पे जो है वो आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से सेक्शन 17 का जो है ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट एम्पावर हिम टू स्ट्राइक ऑफ डिफेंस ऑफ डिफेंडेंट हु फेल्स टू रिकॉर्डिंग एविडेंस। तो ये भी जो है आप इस पे PLJ 2014 लाहौर पेज 348 और 2015 MLD पेज 265 ये भी आप बड़े आसान तरीके से इंटरिम मेंटेनेंस के हवाले से पढ़ सकते हैं। तो आपको जो है ये समझ में आ जाएगा इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब कि जब फैमिली कोर्ट में हम मेंटेनेंस की सूट करते हैं तो ये नहीं देखा जाएगा कि केस ख़त्म होगा, ट्रायल होगा, उसके बाद किसको मेंटेनेंस मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस हवाले से उसी वक्त 17A की भी एप्लीकेशन मूव होती है और उसमें इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है, केस भी चलता है और हर 14 तारीख को महीने के जो है वो बच्चों को खर्चा मिलना शुरू हो जाएगा। और अब है 17B, ये भी जो है 1964 एक्ट में मौजूद नहीं था, ये भी 2002 में 10/1/2002 में जो है अमेंडमेंट के जरिए इंसर्ट किया गया है। ये है पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन। फैमिली कोर्ट भी जो है कमीशन के लिए पावर है कि वो एक कमीशन बनाए और किसी हवाले से कौन कौन से हवालों से कमीशन भेज सकती है। तो पढ़ते हैं सेक्शन 17B, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कुछ कंडीशन लिमिटेशन है जो प्रिस्क्राइब की गए कि उसके सब्जेक्ट टू दैट द कोर्ट में इशू अ कमीशन।
किस तरीके से? एग्जामिन एनी पर्सन, यानी किसी भी पर्सन को एग्जामिन मुआयना करने के लिए, मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, कोई भी लोकल जो है वो तफ्तीश के लिए, इंस्पेक्ट एनी प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट, या कोई डॉक्यूमेंट या जायदाद जो है उसको इंस्पेक्ट करना। तो ये जो है सेक्शन 17B एम्पावर द फैमिली कोर्ट, ये इसको एम्पावर करती है टू इशू कमीशन, examine any person, make a local investigation and to inspect any property or document. Section 17B of financial resources of the father, needs of the spouse are minor for determining the right of maintenance, where the court had to exercise its discretion judicially in order to pass a final decree granting maintenance. Section 17B facilitated the process of determining the right of maintenance by the family court while exercising its discretion. और ये जो है इसके लिए 2011 CLC पेज 820, ये ज़रूर आप पढ़ लें, पेज 820 है, CLC है, और 2011 CLC पेज 820 17B के हवाले से पढ़ सकते हैं, तो आपको बहुत एहसन तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 2014 CLC पेज 1307 पढ़ें तो भी आपको एग्जामिन एनी ऑफ पर्सन, मेक ऑफ लोकल इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्ट एंड प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 17B पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन, ये समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से 2011 YLR पेज 1543 भी अगर आप पढ़ लें, वो 2011 YLR पेज 1543, तो भी आपको ये सारी सिचुएशन जो है वो समझ में आ जाएगी। तो आज जो है हमने पढ़ा है सेक्शन 17A 17B। तो 17 में हमने पढ़ा कि जो एविडेंस एक्ट और सिविल प्रोसीजर कोड है वो जो है एप्लीकेबल नहीं है, ओथ एक्ट 8 से सेक्शन 18 वो एप्लीकेबल है। इसी तरीके से 17A में इंटरिम मेंटेनेंस है जो कि 14 हर 14 तारीख को जो है वो बच्चों को दिया जाएगा जब वो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट अलाउड हो जाते हैं, और अगर वो फेल होते हैं तो कोर्ट को पावर है कि वो उसके डिफेंस स्ट्राइक ऑफ कर दें और डिग्री उसके अगेंस्ट हो जाए। और दूसरी बात यह कि इसके खिलाफ अपील भी नहीं है, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन टेंट अमाउंट है। और इसी तरीके से 17B है जिसमें फैमिली कोर्ट जो है वो कमीशन भी इशू करती है किसी पर्सन बंदे को उसकी जायदाद मालूम करने के लिए और लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, और कोई जो किसी की क्या सैलरी है या कोई फाइनेंशियल पोजीशन है तो वो भी वो कोर्ट कर सकती है। तो आज हमने इंटरिम मेंटेनेंस के हवाले से सेक्शन 17 को पढ़ा और उम्मीद है कि आपको जो मैंने 17A 17B यानी 17A 17B आपके सामने कुछ कलिमात गोशे गुजार किए, उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।